हेलो। मैं रमेश सर और मैं आपको न्यू ब्राइट वे में आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक एसिड। इंग्लिश में इसको न्यूक्लिक एसिड और हिंदी में इसको न्यूक्लिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में आज आपको बिल्कुल क्रम से 1 to 1 एक एक चीज़ों को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये न्यूक्लिक अम्ल क्या है और इसको जानने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो सबसे पहले इस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि टॉपिक में लिखा हुआ है, वंशागति का आणविक आधार, यानी कि मॉलिक्यूलर बेस ऑफ जेनेटिक्स। जो वंशागति है, वंशागति का मतलब होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो करेक्टर्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं। पहली पीढ़ी जैसे हमारे फादर्स, उनके पिताजी, या फिर पूरी मानव पीढ़ी की बात करिए तो मानव की पीढ़ियां जब से मानव स्टार्ट हुआ है और आज तक अभी तक उसके जो करेक्टर्स हैं, उसके जो गुण हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अब गुणों की चलने का मतलब ये है कि जब शुरुआत में मानव बना था उस समय भी उसके 2 ही पैर थे और आज के मानव में भी 2 ही पैर पाए जाते हैं। उस समय के मानव में 2 ही हाथ हुआ करते थे, आज के मानव में भी 2 ही हाथ हैं। और तो और पहले के हाथों में 5 उंगलियां हुआ करती थी, एक हाथ में 5 उंगली और 2 में 10। आज भी वही चीज़ चल रही है कि एक में देखेंगे तो 5 और दोनों में देखेंगे तो 10। ऐसे ही सारी चीज़ें कि मानव के में जो पहले हुआ करती थी आज भी वही चीज़ है। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, या इंग्लिश में कहें तो फर्स्ट जनरेशन टू अनदर जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कौन है ऐसा, क्या चीज़ ऐसी है जो इसको ट्रांसफ़र करती है किसके पास सारी जानकारी रहती है कि आगे आने वाले बच्चे में, यदि वो मानव का बच्चा है तो उसमें 2 ही आँख रहेंगी, वो सामने की तरफ रहेंगी, नाक के नीचे मुंह रहेगा। ऐसा नहीं होता है कि नाक के ऊपर मुंह लग जाए, या बाल खोपड़ी सिर जो है ऊपर ही रहे, बीच में सिर आ जाए, या कंधे साइड में ना होकर के बीच में आने लगे, या फिर जो है कान है ये कहीं पीठ पे लग जाए या ऊपर लग जाए। जो जहाँ पे है आने वाले बच्चों में भी वहीं पे सेट होता है, वहीं पे लग जाता है। तो इसी के चलते एक डिस्कशन चल रहा था विश्व के सभी वैज्ञानिकों में कि आखिर सबकी जानने की इच्छा थी, आखिर ऐसी कौन चीज़ है, कोई तो पदार्थ ऐसा पाया जाता है प्रत्येक जीवधारी में जो उसके जेनेटिक्स करेक्टर को अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करता है। तो इसी के क्रम में एक वैज्ञानिक का नाम आता है जहाँ से ये कहानी स्टार्ट होती है। पहले उस वैज्ञानिक का नाम, तो एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिश्चर। तो वैज्ञानिक का नाम है, एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिश्चर। तो फ्रेडरिक मिश्चर ने सबसे पहले ये बताया कि ये जो पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों को ट्रांसफ़र करता है, या जिसके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि अगली पीढ़ी में कैसा बनना है, तो वो कोशिका के अंदर पाया जाता है। इन्होंने कहा कि वो चीज़ जो है कोशिका के अंदर पाया जाता है। कोशिका के अंदर, और कोशिका के अंदर कहाँ पे, तो बताया कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में। तो कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में, ये फ्रेडरिक मिश्चर ने बताया कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में एक पदार्थ पाया जाता है जो इसमें वंशागति का आणविक आधार है। तो ये इनका स्टेटमेंट था कि कोशिका के अंदर न्यूक्लियस में एक पदार्थ पाया जाता है जो वंशागति का आणविक आधार है।
ये बात फ्रेडरिक मिशन ने कही और बाद में इन्होंने उस पदार्थ का नाम न्यूक्लिन कहा। इन्होंने उस पदार्थ का नाम, तो उन्होंने उस पदार्थ का नाम क्या दिया? न्यूक्लिन। महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना है, न्यूक्लिन। न्यूक्लिन, तो इन्होंने उसका नाम न्यूक्लिन रखा। अब बाद के जो वैज्ञानिक आए उन्होंने इस न्यूक्लिन को न्यूक्लिक अम्ल बना दिया। यही बन जाता है, यही न्यूक्लिन जो बाद के वैज्ञानिक हैं, बाद के वैज्ञानिकों ने इसको न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, तो इसको नाम दे दिया न्यूक्लिक अम्ल, यानी न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, तो यही तब से न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है कि ये न्यूक्लिक एसिड है क्या। अब हम लोग इसी पे डिस्कस करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड क्या है। अब इसमें हम लोग ये समझेंगे कि ये न्यूक्लिक अम्ल क्या है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सभी कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करता है। तो अब यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल के विषय में समझते हैं। तो न्यूक्लिक अम्ल एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है। तो न्यूक्लिक अम्ल एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। जटिल का मतलब है इसमें क्या क्या पाया जाता है। तो ये जटिल का मतलब यही होता है जो कई सारे तत्वों से मिलकर बनता है, उसको जटिल पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है तो वो देख लीजिए। एक तो ये कार्बन, दूसरा तत्व है हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। ये देखिए टोटल 5 तत्व हो गए। तो ये टोटल 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि यह एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो 5 तत्वों से मिलकर बनता है। तो ये बात यहाँ तक पहुँची कि ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस। CHO आप ऐसे याद रखिए, CHO और नाइट्रोजन फास्फोरस 2 और ऐड कर लीजिए। तो CHO को एक साथ और नाइट्रोजन फास्फोरस को उसमें ऐड करके आप याद रख सकते हैं। तो जब ये जटिल कार्बनिक अणु है तो इसीलिए इसको जो है वो आनुवांशिक पदार्थ नाम दे दिया गया। तो इसी न्यूक्लिक अम्ल को आनुवांशिक पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। आनुवांशिक पदार्थ, और आनुवांशिक पदार्थ की इंग्लिश होती है जेनेटिक्स मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल, तो इसको जेनेटिक्स मटेरियल कहते हैं। अब उसके बाद में ये देखा गया कि ये जेनेटिक्स मटेरियल या जो न्यूक्लिक अम्ल है ये कितने प्रकार का होता है। तो जब इसका अध्ययन किया गया कि न्यूक्लिक अम्ल ये कितने प्रकार का होता है, तब पता चलता है कि न्यूक्लिक अम्ल तो 2 प्रकार का है। तो जो न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लिक एसिड, ये जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है ये 2 टाइप का होता है। एक DNA और दूसरा पाया जाता है RNA। तो RNA, तो ये 2 टाइप का हो गया, DNA और RNA। DNA का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल।
तो इसका पूरा नाम है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का नाम याद रखना बहुत आसान है, यहां से स्टार्ट कर दीजिए तो आरएनए का नाम आ जाएगा राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो ये आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, आर से राइबोज, एन से न्यूक्लिक और ए से अम्ल यानी एसिड, और डी से डीऑक्सी। तो डीऑक्सी आपको अलग ध्यान रखना है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यदि आपने याद कर लिया तो ये जो यहाँ से जो नाम है ये आरएनए का है, यही आरएनए का हो जाएगा। तो आपको इतना पता चल जाएगा, यानी कि एक को याद करने से दूसरा आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। अब डीएनए की बात आती है, डीएनए आरएनए को लेकर के बड़ा चर्चा रहती है कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। तो डीएनए एक जेनेटिक्स मटेरियल है जो मानव कैरेक्टर्स को या सभी जीवधारियों के कोशिकाओं के केंद्रक में पाया जाता है, और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में समस्त जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती हैं और यही अगली पीढ़ी में लेकर के जाता है। क्योंकि आगे आने वाला बच्चा नया जनरेशन का कैसा बनेगा, आंखें कहाँ पे लगेंगी, कान कहाँ पे लगेंगे, कमर कहाँ पे रहेगी, पैर कितने लंबे होंगे, ये समस्त इंफॉर्मेशन इसके पास होती है। अभी एक मकान भी आप बनवाते हैं तो उसे बताना पड़ता है कि खिड़की कहाँ लगाना है, किचन कहाँ पे बनना है और ड्राइंग रूम कहाँ रहेगा। तो ये जानकारी आखिर रखनी पड़ती है। तो वैज्ञानिकों को यही लगा कि कौन ऐसा पदार्थ है जो समस्त जानकारी रखता है और आगे आने वाली पीढ़ी में बच्चे के उसी स्थान पे आंखें, कान सब एक निश्चित स्थान पे लगते हैं। तो वो मिला डीएनए और आरएनए। अब यहाँ से हम लोग इसके डीएनए के विषय में, जो बहुत मेन टॉपिक है डीएनए और आरएनए, यहाँ पे सबसे पहले डीएनए का शॉर्टकट में हिस्ट्री, उसके बाद में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, क्या काम करता है और क्या क्या मटेरियल्स के अंदर हैं, उन पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले डीएनए को सबसे पहले देखा किसने? एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले डीएनए को किस वैज्ञानिक ने देखा? तो डीएनए को देखने वाले प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने डीएनए को देखा, डीएनए को देखा, तो देखने वाले प्रथम वैज्ञानिक जब क्वेश्चन आए तो आप इसमें लिखेंगे कार्लसबर्ग। कार्लसबर्ग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डीएनए को सबसे पहले देखा, कार्लसबर्ग। तो कार्लसबर्ग ने सबसे पहले डीएनए को देखा और ये समय था 1869। और ये डेट आपको याद रखना बहुत आसान है क्योंकि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को ही हुआ था, इसलिए ये डेट आपको गांधी जयंती के नाम से भी याद रहेगी। तो कार्लसबर्ग ने सबसे पहले 1869 में देखा, ये इसका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डीएनए को डिजाइन किसने किया, इसका स्ट्रक्चर किसने दिया? तो डीएनए को देखने वाले, डीएनए का स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है संरचना या डिजाइन, संरचना कह दें या इसको डिजाइन कह दें। तो इसको डिजाइन करने वाले एक, तो डीएनए का स्ट्रक्चर या संरचना या डिजाइन, कई नाम है इसके। तो डीएनए को डिजाइन करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तब आप बताएंगे इसको। ये थे वाटसन एंड क्रिक्स। तो वाटसन एंड क्रिक्स ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले डीएनए को डिजाइन किया, मतलब उसका स्ट्रक्चर पूरा बनाया और बताया, देखिए ये इस टाइप का होता है। जब वाटसन एंड क्रिक्स ने इसको डिजाइन किया तब ये समय था 1953 ईस्वी। तो 1953 ईस्वी में इन्होंने डीएनए मॉडल दिया और ये फ्रांस के रहने वाले हैं, ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, याद ध्यान रखिएगा
क्योंकि टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो इसलिए जगह भी, देश का नाम भी पूछा जा सकता है। तो फ्रांस के रहने वाले वाटसन एंड क्रिक, जिन्होंने 1953 में डीएनए स्ट्रक्चर या डीएनए मॉडल दिया, बताया कि डीएनए जो है डबल कुंडलित संरचना है। इन्होंने बताया कि डीएनए एक द्विकुंडलित संरचना है। इसको इंग्लिश में डबल हेलिक्स के नाम से जानते हैं। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए का, और वो इन्होंने डिजाइन किया। ये उस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कौन जानकारी ले जा रहा है, आज उसका इन्होंने स्ट्रक्चर भी दे दिया कि वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए और कोई नहीं। अब डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया 1953 में, ये इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए इनको 9 साल के बाद, यानी 53 में आप 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 62। तो 1962 में 1962 ईस्वी में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार दिया गया इस बात के लिए। तो जब नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया 1962 में, तो ये भी, क्योंकि कार्य भी इनका बहुत महत्वपूर्ण था। अब क्या होता है, अब डीएनए के आगे जानकारी प्राप्त करने के लिए होड़ लग गई, क्योंकि आगे अब इसमें क्या है, हर साइंटिस्ट डीएनए की तरफ दिमाग अपना अटेंशन में लगा दिया, मतलब अट्रैक्शन की तरफ आ गया। अब डीएनए के लिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। डीएनए के बाद में पता चला कि कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र ये कहाँ मिलते हैं कि जो केंद्रक होता है वो 4 भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक होता है क्रोमैटिन धागे या क्रोमैटिन जाल। तो केंद्रक में कोशिका का केंद्रक है ये, तो पूरी बात आप लिख लीजिए। कोशिका के केंद्रक में, और केंद्रक को न्यूक्लियस कैसे हैं, केंद्रक में एक क्रोमैटिन धागे, तो क्रोमैटिन धागे का एक जाल जैसी संरचना दिखाई पड़ती है। क्रोमैटिन धागों का एक क्रोमैटिन थ्रेड्स, इसके एक जाल जैसी रचना दिखाई पड़ती है, जाल। तो क्रोमैटिन के जाल जैसी रचना दिखाई पड़ती है। यह जाल क्रोमैटिन का कोशिका विभाजन के समय छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में अलग हो जाता है। तो कोशिका विभाजन के समय, जब इसमें कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन के टाइम पे यही क्रोमैटिन धागे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस टाइप की आकृतियों में ये अलग हो जाते हैं। ये तो इस टाइप की आकृतियों में टूट जाते हैं, जिनको गुणसूत्र नाम दिया गया। गुणसूत्र की इंग्लिश होती है क्रोमोसोम। कुछ लोग इनको क्रोमोजोम भी बोलते हैं। तो क्रोमोसोम, अब क्रोमोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक आपसे पूछा जाता है, तो क्रोमोसोम की खोज ये आपकी 1874 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे स्ट्रासबर्गर। तो स्ट्रासबर्गर ने 1874 ईस्वी में गुणसूत्र की खोज की। तो जब गुणसूत्र इन्होंने बताया कि प्रत्येक कोशिका में, कोशिका विभाजन के समय, सेल डिवीजन के टाइम पे, जब उसमें सेल डिवीजन होता है तो उस समय ये क्रोमैटिन के जो धागे होते हैं, क्रोमैटिन थ्रेड्स जो होते हैं, एक निश्चित संख्याओं में ही टूटते हैं और निश्चित संख्याओं में टूटते हैं। और ये प्रत्येक जीवधारी का कैरेक्टर है, प्रत्येक जीवधारी में ऐसा होता है। तो मानव के लिए उन्होंने बताया कि मानव में ये जो क्रोमैटिन धागे हैं, कोशिका विभाजन के समय 23 जोड़ों में टूट जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा,
23 जोड़े हैं, ये पेयर में हैं, तो 23 जोड़े में टूटते हैं, 23 पेयर्स में टूटते हैं, क्योंकि गुणसूत्र हमेशा जोड़ों में ही पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये अलग सिंगल नहीं मिलते हैं, ये हमेशा पेयर में रहते हैं। तो 23 जोड़ों में टूटते हैं। यदि वैसे संख्या में बात करें तो संख्या में ये 46 होते हैं। तो गुणसूत्रों की संख्या मानव की कोशिकाओं में 46 पाई जाती है और जोड़ों में ये 23 जोड़े होते हैं। ये बात स्ट्रासबर्गर ने जब इसको मेंशन किया तब इसकी जानकारी ली गई कि जब से मानव प्रजाति बनी है पृथ्वी पर या पूरे संसार में, तो स्टार्टिंग में मानव में की कोशिकाओं में भी 46 गुणसूत्र ही पाए जाते थे, और आज भी मानव में, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया का हो, कनाडा का हो, कहीं का भी हो, आज भी उसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 ही पाई जाती है और उसमें 23 जोड़े ही क्रोमोसोम मिलते हैं। तो मानव की कोशिकाओं में जब बना था तब भी और आज भी गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही कांस्टेंट है। ये बात स्ट्रासबर्गर ने बताई। अब इसके बाद में आगे चलते हैं और ये जानते हैं कि ये डीएनए एक तो केंद्रक में मिलता है कोशिका के। क्वेश्चन आता है कि डीएनए केंद्रक के अलावा और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो ठीक आगे बढ़ते हैं और डीएनए के विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं, और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई भी चीज़ स्किप करने वाली नहीं है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मानव क्या कोई भी जीवधारी हो, कोशिका के केंद्रक, केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस, के अतिरिक्त, कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस के अतिरिक्त डीएनए और कहाँ पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका के केंद्रक के अलावा, कोशिका के केंद्रक में तो डीएनए पाया ही जाता है, लेकिन कोशिका के केंद्रक के अलावा ये किसी भी सजीव में और कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो इसका जवाब है, तो एक तो ये सबसे अधिक डीएनए कोशिका के केंद्रक में रहता है, कोशिका के केंद्रक में। तो सबसे ज़्यादा संख्या तो इसकी सेल के न्यूक्लियस में ही है। दूसरा, अब ये कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो श्वसन क्रिया का काम करता है, श्वसन का कार्य करता है और एटीपी करके ऊर्जा का निर्माण करता है, और इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। तो दूसरी जगह हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरी जगह एक और है, लेकिन वो प्लांट में पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो प्लांट सेल के क्लोरोफिल में भी डीएनए पाया जाता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कोशिका, मानव में तो दो जगह कोशिका के अंदर है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में है और एक सबसे ज़्यादा न्यूक्लियस में है। लेकिन प्लांट में एक जगह और पाया जाता है, क्लोरोफिल में भी डीएनए पाया जाता है। तो ओवरऑल ये केंद्रक के अलावा दो जगह और पाया जाता है, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्लोरोफिल। चलिए, अब इसके बाद में हम लोग ये जानते हैं कि ये डीएनए क्या है। अब डीएनए के पे आगे बढ़ते हैं। इसकी पोजीशन समझ ली हमने, कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। अब इसके आगे जानने की कोशिश करते हैं। तो डीएनए और आरएनए
साथ रहते हैं। तो डीएनए जो होता है ये 5 कार्बन से मिलके बनता है, मतलब एक शर्करा है। डीएनए एक पेंटोज शर्करा, शर्करा मतलब चीनी, तो एक पेंटोज शर्करा है। अब इसको पेंटोज शर्करा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। पेंटोज शर्करा कहने का कारण है कि इसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं, 5 कार्बन पाए जाते हैं। तो इसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं, इसलिए इसको पेंटोज शर्करा कहते हैं। अब डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर आपको जानना भी बहुत जरूरी है। यहां पे डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर देखिए। तो डीएनए जो है ये इस टाइप से एक रचना बनाइए, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दीजिए, उसके बाद एक इधर मोड़ दीजिए इसको ऐसे, और इसे आपस में मिला दीजिए। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, और एक यहाँ पे लिख देंगे CH2OH। तो ये हमने यहाँ पे एक संरचना यहाँ पे बना ली, एक यहाँ बना लीजिए। ये ठीक वैसे ही डीएनए का जैसे बनता है वैसे आरएनए भी बनता है। आरएनए स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं इसमें। अभी देखिए दोनों में अंतर क्या आता है वो आपको समझना है। तो यहाँ पे इसमें भी ये ऑक्सीजन हो गई, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन ये हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ हो गया, और एक CH2OH। तो टोटल कार्बन इसमें काउंट करिए 1 2 3 4 5। तो मैंने कहा ये पेंटोज शर्करा है क्योंकि इसमें 5 कार्बन पाए जाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर हम डीएनए का बना रहे हैं, नीचे लिख दे रहा हूँ। ये डीएनए बना रहा हूँ, यहाँ पे डीएनए का स्ट्रक्चर है। डीएनए स्ट्रक्चर क्या है? ये डीएनए का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, और एक ये आरएनए का मॉलिक्यूलर फार्मूला कि इसमें कौन कौन मॉलिक्यूल कहाँ पे लगा होता है। अब 5 कार्बन लगाने के बाद यहाँ पे देखिए HOH, यहाँ पे H, नीचे OH, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे ये बंद जॉइंट आ रहे हैं यहीं पे, यहाँ पे देखिए तो HOH, और यहाँ पे CH2, और नीचे लगा दीजिए OH। अब ये डीएनए स्ट्रक्चर पूरा हुआ। स्ट्रक्चर क्या? डीएनए का मॉलिक्यूलर फार्मूला कंप्लीट होता है। ऐसे यहाँ पे आरएनए के लिए HOH, यहाँ पे H, और यही आपको ध्यान रखना है, इतना ही अलग हो जाता है। नीचे साइड में OH की जगह पे H ही रहता है, बाकी सब सेम है। यहाँ पे आएंगे तो HOH, CH2OH, यहाँ पे H। तो ये आरएनए का मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये डीएनए का मॉलिक्यूलर फार्मूला है। दोनों में अंतर क्या है कि यहाँ पे देखेंगे तो जो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप ये लगा हुआ है और एक फंक्शनल ग्रुप इसका ये लगा हुआ है। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, जबकि इसमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या केवल 1 पाई जाती है। तो ये इसमें सबसे बड़ा अंतर है। आरएनए में फंक्शनल ग्रुप की जो संख्या है वो डीएनए के साथ में चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से जिसमें फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा हो जाते हैं, एक मिनट, तो जिसमें फंक्शनल ग्रुप 2 हो गए हैं तो ये आपका आरएनए हो जाएगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या ज़्यादा रहती है, और ये आपका डीएनए हो जाएगा, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या कम रहती है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे ये दोनों के स्ट्रक्चर मॉलिक्यूलर फार्मूला डिवाइड होने के बाद अब इनमें कुछ अंतर स्पष्ट करिए। अंतर इसमें इन्हीं फंक्शनल ग्रुप को लेकर ही कहा जाता है कि इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। तो इसमें लिख लीजिए, कहीं इसको मिटाना पड़ेगा, मिटा करके लिखते हैं। डीएनए और आरएनए का अंतर स्पष्ट कर लीजिए।
यहाँ पे लिखते हैं डीएनए और यहाँ पे लिखते हैं आरएनए। तो इसमें जो है एक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, एक फंक्शनल ग्रुप जो OH है पाया जाता है, इसलिए यह स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। ये आपको ध्यान रखना। फंक्शनल ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे वो जो अणु है या तत्व है उतना ही ज़्यादा कम स्थायी होगा। तो इसमें फंक्शनल ग्रुप की संख्या 1 है, इसलिए ये अधिक स्थायी है। इसमें 2 है, इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं। फंक्शनल ग्रुप इसमें 2 पाए जाते हैं, इसलिए ये कम स्थायी होता है। और जो कम स्थायी होगा वो ज़्यादा क्रियात्मक होता है। तो कम स्थायी है इसीलिए अधिक क्रियाशील होता है, अधिक क्रियाशील। तो आरएनए जो है वो डीएनए से ज़्यादा क्रियाशील होता है और ये जो है कम क्रियाशील होता है, ये कम क्रियाशील रहता है। क्यों? फंक्शनल ग्रुप पे ही ये डिपेंड करता है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और इसमें जानते हैं कि डीएनए क्या है। या न्यूक्लिक अम्ल। चलिए, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या है, अभी भी ये क्वेश्चन है। तो न्यूक्लिक अम्ल एक न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड बहुत ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो यहाँ पे न्यूक्लिक अम्ल एक पॉली लगा लीजिए, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे। तो न्यूक्लिक अम्ल एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला मतलब सीरीज होती है। तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना होता है। यदि इसका स्ट्रक्चर दिखाएंगे तो ये ऐसे इस टाइप से बनेगा। ये जो रस्सी ऐसी बना रहे हैं यही न्यूक्लियोटाइड है। ये जो हमारी रस्सी ऐसी जा रही है ये न्यूक्लियोटाइड है, और डबल रस्सी है तो डबल हेलिकल है, द्विकुंडलित है। तो इसी को हम लोग न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो यही न्यूक्लियोटाइड है, ये बहुत सारी पाई जाती हैं, इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला कहते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड मेन जो है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है। और न्यूक्लियोटाइड किससे डिवाइड होता है? तो न्यूक्लियोटाइड जो है इसमें 2 चीज मुख्य पाई जाती हैं। एक आपकी न्यूक्लियोसाइड और दूसरा फास्फोरिक। एक हो जाता है इसमें न्यूक्लियोसाइड। तो ये है न्यूक्लियोटाइड और ये है न्यूक्लियोसाइड। और दूसरा इसमें हो जाता है फास्फोरिक एसिड। ये हो जाता है। फास्फोरिक एसिड का यदि सूत्र लिखेंगे तो H3PO4। तो ये 2 H3PO4 का बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड ये जो है ये इनका तो आगे विभाजन नहीं होता है, लेकिन जो न्यूक्लियोसाइड है ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। तो न्यूक्लियोसाइड फिर 2 भागों में विभाजित हो जाता है। एक का नाम है शर्करा, शुगर। तो ये तो शुगर को हम लोग शर्करा कहते हैं, गांव में इसको शक्कर कहा जाता है, चीनी। और दूसरा जो होता है वो नाइट्रोजेनियस बेस। तो नाइट्रोजेनियस बेस का मतलब होता है क्षार। तो यहाँ पे नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है, नाइट्रोजन क्षार। तो नाइट्रोजन क्षार और एक शर्करा पाई जाती है। शर्करा इसमें ऑलरेडी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होती है इसमें डीएनए शर्करा
डीऑक्सी शर्करा और दूसरी होती है आरएनए शर्करा यानी कि राइबोस शर्करा। और नाइट्रोजीनियस जो बेस है ये फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है, यानी दो टाइप के नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। एक पहले का नाम है, ये संख्या में भी कम होता है, इसको कहते हैं प्यूरीन। तो प्यूरीन नाइट्रोजीनियस बेस, और दूसरा होता है पायरीडीमीन। तो पायरीडीमीन, प्यूरीन और पायरीडीमीन, देखिए इसका नाम भी बड़ा है और ये मात्रा में भी अधिक होता है। तो ये अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये छोटा है, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, तो ये कम मात्रा में पाया जाता है। तो पायरीडीमीन अधिक मात्रा में पाया जाता है और प्यूरीन कम मात्रा में पाया जाता है, और दोनों ही नाइट्रोजीनियस बेस हैं। अब उसके बाद जो प्यूरीन होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक इसमें बनता है, एक बनेगा इसमें एडेनिन। तो एडेनिन नाइट्रोजीनियस बेस बनेगा और दूसरा बनेगा ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन, तो प्यूरीन होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एडेनिन और ग्वानिन। और जो पायरीडीमीन होता है ये भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बल्कि ये दो क्या, ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है। इसको तीनों को ध्यान रखिए। पहला इसमें ये होता है आपका साइटोसिन, एडेनिन, साइटोसिन। पहले इसका नंबर एक पे थायमीन लिख लीजिए, थायमीन, साइटोसिन, और तीसरा हो जाता है आपका यूरेसिल। तो ये तीन पार्ट में पायरीडीमीन जो होता है वो तीन टाइप में डिवाइड होता है, थायमीन, साइटोसिन और यूरासिल। जबकि ये प्यूरीन जो है दो पार्ट में चला जाता है। और चीज़ इसमें एक याद रखना है वो ये है कि ये जो एडेनिन है, एडेनिन को शॉर्टकट में ए से लिखा जाता है और ग्वानिन को शॉर्टकट में जी से, थायमीन को शॉर्टकट में टी से, और साइटोसिन को सी से, और यूरेसिल को यू से। तो इसमें जो एडेनिन होता है ये थायमीन से जुड़ता है, वो भी डबल बॉन्ड, ये ध्यान रखिएगा। और बीच में हाइड्रोजन बंद होते हैं, हाइड्रोजन बंद। पूछा जाए इसमें कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, तो हाइड्रोजन बंद पाए जाते हैं। तो जो एडेनिन होता है वो थायमीन से जुड़ता है, यहाँ पे देखिए ऐसे इस टाइप से। ये जो एडेनिन है ये थायमीन से जुड़ेगा डबल बॉन्ड से। उसके बाद जो ग्वानिन है ये साइटोसिन से जुड़ता है। तो ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से जुड़ता है। अब बात आई यूरेसिल, तो ये आरएनए के लिए रहता है। तो पहले, मगर इसमें ये जो साइटोसिन है और ग्वानिन ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं, 1 2 3 ट्रिपल हाइड्रोजन बंद इनके बीच में रहता है, जबकि एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल हाइड्रोजन बंद रहता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे डबल डंडा बना रखा है, एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल, और जो ग्वानिन है और जो साइटोसिन है इसके बीच में 3 डंडे बना दिए हैं, ये देखो ऐसे। तो ध्यान रखिएगा, ट्रिपल बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बंद और ये डबल हाइड्रोजन बंद। तो इसी क्रम में ये ऐसे ही चलता रहता है। एडेनिन जुड़ेगा थायमीन से, और ये प्रक्रम ऐसे, फिर एडेनिन थायमीन से, ग्वानिन साइटोसिन से, एडेनिन थायमीन से, ये डीएनए स्ट्रक्चर में ये क्रम ऐसे जारी रहता है और एक लंबी श्रृंखला पाई जाती है। तो ये डीएनए मॉडल वाटसन और क्रिक ने दिया, डीएनए मॉडल। उसके बाद में आरएनए के लिए कैसे कहने करेंगे। आरएनए में केवल सिंगल रचना पाई जाती है, इसकी एक पार्ट हटा दीजिए तो आरएनए बन जाएगा। आरएनए बनाने के लिए आरएनए की संरचना, या अभी हम इसके बाद में भी बता देंगे आरएनए, क्योंकि आरएनए में, और ये किसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ट्रिक ये है कि जो एडेनिन है, यहाँ पे लिख लीजिए ट्रिक, तो एडेनिन थायमीन से जुड़ता है डबल बॉन्ड से, और जो ग्वानिन होता है
वो साइटोसिन से जुड़ता है, तो जी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है जी से। यदि साइटोसिन को हटा दो, इसको हटा दीजिए और यूरेसिल लगा दो, तो वो बन जाएगा आरएनए। तो ये यहाँ पे पहले ध्यान रखिएगा, और दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब हम इसके आगे चलते हैं और आपको बताते हैं आरएनए के विषय में। अब हम लोग इसमें आरएनए को पढ़ेंगे और आरएनए का स्ट्रक्चर वही वाटसन और क्रिक मॉडल का डिजाइन करेंगे। आरएनए जो होता है डीएनए के इशारा पे काम करता है, जैसे डीएनए उसको इन्फॉर्मेशन देता है वैसे आरएनए वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आरएनए को। तो आरएनए, आरएनए को समझिए। तो आरएनए में जो है सबसे पहले इसका संरचना बनाइए। तो आरएनए में एकल कुंडलित संरचना पाई जाती है, ऐसे बस ये है आरएनए, इसमें एकल कुंडलित ही रहती है, इसमें ये डबल एकल नहीं। तो आरएनए कैसा है नोट भी कर लीजिए, एकल कुंडलित संरचना, इसमें एकल कुंडलित संरचना है और यह डीएनए के अनुसार कार्य करता है, डीएनए के अनुसार कार्य करता है, ये ध्यान रखना है। डीएनए इसको जैसे परमिशन करेगा ये वैसे वर्क करता है। अब इसमें फर्क क्या होता है, एक तो ये एकल कुंडलित है, दूसरा इसमें जो आपका एडेनिन होता है, एडेनिन, वो एडेनिन थायमीन के स्थान पे यूरेसिल आ जाता है। ये तो यूरेसिल किसके स्थान पे आया है, तो ये थायमीन के स्थान पे। तो थायमीन के स्थान पर, तो थायमीन के स्थान पे यूरेसिल आ जाता है। और ग्वानिन जो होता है, और डबल बॉन्ड से ही रहता है, ग्वानिन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड से ही साइटोसिन से जुड़ता है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो डीएनए और आरएनए में बस इतना ही चेंज है, यदि आप यूरेसिल को हटा दो थायमीन लगा दो तो डीएनए बन जाएगा, और थायमीन को हटा दो यूरेसिल लगा दो तो आरएनए बन जाएगा। तो बस इतना ही इसमें फर्क है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। सिंगल हेलिक्स होता है, डीएनए के आधार पे काम करता है, और इसमें इसकी जो और महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बताते हैं। तो आरएनए में जो पूछा जाता है कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो इसमें जो शुगर होती है वो आपकी राइबोज शर्करा होती है, राइबोज शर्करा। तो इसमें राइबोज शर्करा पाई जाती है। दूसरे इसकी संरचना कैसी होती है, स्ट्रक्चर, तो इसकी संरचना जो है वो एकल कुंडलित होती है, एकल कुंडलित संरचना पाई जाती है। सिंगल हेलिक्स, देखिए एक ही रस्सी है, एक ही न्यूक्लियोटाइड होती है, ये रस्सी को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, तो ये एक ही होती है। उसके बाद में इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना। तो इसका कार्य है प्रोटीन का निर्माण, ये डीएनए के आधार पर प्रोटीन का निर्माण करता है। और इसमें थायमीन की जगह पे यूरेसिल नाइट्रोजनियस बेस पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें मतलब आरएनए में थायमीन टी के स्थान पर यूरेसिल जिसको हम लोग यू से लिखते हैं, बेस मतलब क्षार पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो इसमें पूछा जाए शुगर कौन सी पाई जाती है आरएनए में, तो राइबोज शर्करा, जबकि डीएनए में डीऑक्सी राइबोज शर्करा। संरचना कैसी होती है, इसमें एकल कुंडली संरचना होती है, जबकि डीएनए में डबल हेलिक्स या डबल कुंडली संरचना पाई जाती है। इसका कार्य क्या है, प्रोटीन निर्माण करना, वो भी डीएनए के आधार पे, जबकि डीएनए का काम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो है कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करना, और आरएनए का मेन काम है प्रोटीन का निर्माण करना, और थायमीन के स्थान पे इसमें यूरेसिल पाया जाता है। अब ये प्रोटीन निर्माण कैसे करता है वो देख लीजिए। ये प्रोटीन का निर्माण करता कैसे है,
इतनी बड़ी जिम्मेदारी लिए प्रोटीन निर्माण ये कैसे तो प्रोटीन निर्माण कैसे करता है? तो हमारे शरीर में जो है वो 10 प्रकार के अनावश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। तो 10 प्रकार के अनावश्यक अमीनो अम्ल। तो अमीनो अम्ल, तो 10 प्रकार के अनावश्यक अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। अनावश्यक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर में हमेशा उपस्थित रहते हैं, तो इससे हमें भोजन से लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन 10 प्रकार के अमीनो अम्ल जो उन्हें आवश्यक कहते हैं, तो आवश्यक अमीनो अम्ल, तो 10 प्रकार के आवश्यक अमीनो अम्ल जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है वो हम भोजन से प्राप्त करते हैं। तो ये इसीलिए ये हमें भोजन से मिलते हैं। तो ये भोजन से प्राप्त होते हैं और ये पहले से रहते हैं, तो ये हमें प्राप्त नहीं करने पड़ते हैं, इसलिए इनको हम अनावश्यक नाम दे देते हैं। अब इनको टोटल जोड़ा जाए तो 10 अनावश्यक और 10 आवश्यक, तो टोटल हो गए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल। तो जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलते हैं तो एक अणु प्रोटीन का बनता है। तो उसी से प्रोटीन का एक अणु तैयार होता है, प्रोटीन। तो एक अणु तैयार होता है प्रोटीन का। प्रोटीन को भी इंग्लिश में प्रोटीन कहते हैं। तो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन बनाते हैं। अब ये 10 प्रकार के पहले से हैं और 10 हमें भोजन से प्राप्त करने पड़ते हैं। इसके लिए जब ये 20 मिल पाते हैं तब जाकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। तो इसलिए हमेशा इन 10 की ज़रूरत रहती है भोजन में। अब बात आती है कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं। तो आरएनए 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के अलग अलग कार्य हैं। आरएनए 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? एक आपका एमआरएनए, एक दूसरा होता है वो आपका टीआरएनए, और तीसरा जो होता है वो आपका आरआरएनए। तो इस तरीके से आरएनए 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एमआरएनए का काम है संदेश, सूचना देना, संदेश वाहक। एम का मतलब मैसेंजर, तो सूचना देना। ये मैसेंजर आरएनए है, ये सूचना देने का काम करता है, मैसेज करता है। तो एम का मतलब यहाँ मैसेज है, मैसेंजर आरएनए, तो ये मैसेज करता है, सूचना देना। टीआरएनए का काम है ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर, ये ट्रांसफर करता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाता है, ट्रांसफर आरएनए। और एक है राइबोसोम, तो ये प्रोटीन निर्माण का काम करता है, आरआरएनए। अब देखिए तीनों का कार्य क्या है। जो एम मैसेंजर आरएनए होता है ये हमेशा इस चीज़ का पता करता है कि जो खाना हमने भोजन लिया है उसमें से अनावश्यक वाले भी रहते हैं, तो ये उसका छांट करता है, पता करता है, उसकी फिल्ट्रेशन करता है। अनावश्यक कोई अमीनो अम्ल आया तो उसको अलग भगा देता है, और जैसे कोई आवश्यक इन 10 में से आया तो उसको तुरंत ये कैच कर लेता है। कैच करके सूचना किसको देता है? टीआरएनए को। टीआरएनए का काम है ट्रांसफर करना। टीआरएनए तुरंत आता है और उसको पकड़ के तुरंत आरआरएनए के पास भेज देता है, और आरआरएनए क्या करता है? उसको राइबोसोम के पास भेज देता है, राइबोसोम। और राइबोसोम को तो आप जानते ही हैं कि ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, इसे प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन बना दिया जाता है। तो एमआरएनए ये भोजन में तलाश करता है कि हमारा आवश्यक वाले का जैसे ही मिला इन 10 में से जैसे प्राप्त हुआ उसको कैच कर लेता है, और इन 10 में से कोई आया तो उसको भगा देता है कि जाओ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, हमें केवल इस 10 प्रकार के अमीनो अम्ल की है। और उसको पकड़ के मैसेज करता है टीआरएनए को, टीआरएनए उसको ट्रांसफ़र करके आरआरएनए के पास पहुंचा देता है, और आरएनए राइबोसोम है, यहाँ पे आकर के उससे प्रोटीन का निर्माण कर लिया जाता है। तो इस तरीके से ये एक वर्ग चलता रहता है।
अब लास्ट में एक क्वेश्चन आता है, क्या डीएनए को आरएनए में बदला जा सकता है या फिर आरएनए को डीएनए में चेंज किया जा सकता है? तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, उससे सीख लीजिए। क्वेश्चन पूछते हैं, क्या डीएनए को आरएनए में तथा आरएनए को डीएनए में चेंज किया जा सकता है या बदला जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, यस, इनको आपस में बदला जा सकता है। अब कैसे बदलेंगे ये सीखिए। देखिए, ये हमने लिया डीएनए, उसके बाद में इसको हम चेंज कर देंगे आरएनए में, और फिर आरएनए से चेंज कर देंगे इसको राइबोसोम में, यानी कि आरएनए से ये बन जाएगा प्रोटीन। अब देखिए वर्क कैसे करता है। डीएनए से डीएनए का निर्माण पूछा जाए, क्या डीएनए से डीएनए बनता है? बिल्कुल बनता है। डीएनए से डीएनए बनाया जाता है, बन जाता है, और इस क्रिया को कहते हैं रेप्लिकेशन। ये क्रिया कहलाती है रेप्लिकेशन मतलब उसकी फोटोकॉपी। तो ये एक क्रिया है जिस क्रिया के द्वारा डीएनए से डीएनए को तैयार किया जाता है। अब डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। तो ये क्रिया जो है, ये भी एक क्रिया है, पूछता है। तो डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए का बनना उल्टा है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन। ये भी एक क्रिया है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि यदि डीएनए से डीएनए को बनाया जाए तो वो क्रिया क्या कहलाएगी? रेप्लिकेशन। और डीएनए से आरएनए को बनाया जाए तो ये क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनाया जाए तो कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अरे भाई, आरएनए से डीएनए बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो हम लोगों ने देखा था कि जो एडेनिन था वो थायमिन से जुड़ा था, जो ग्वानिन था वो साइटोसिन से जुड़ा था। थायमिन की जगह पे यूरेसिल लगा दीजिए तो क्या होगा? तुरंत डीएनए से आरएनए हो जाएगा, और यूरेसिल हटा के थायमिन लगा दो तो डीएनए हो जाएगा। तो ये आपस में इसी से चेंज कर लेते हैं। लेकिन ये तो आपस में बदला जा सकता है, मगर एक बार आरएनए से प्रोटीन बन गया तो प्रोटीन को दोबारा फिर से आरएनए नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए इसमें तीर केवल एक ही दिशा में गया हुआ था। इनको तो आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन आरएनए से एक बार प्रोटीन बन गई तो वो दोबारा फिर जो है आरएनए नहीं बना सकता। प्रोटीन से आरएनए नहीं बनेगा, और ये क्रिया ट्रांसलेशन है, इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। बाय बाय।